नमस्कार। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम कोशिका को अध्ययन कर रहे थे और आज हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसे हम प्रिमिटिव सेल या आदि कोशिका के नाम से भी जानते हैं। प्रिमिटिव सेल या आदि कोशिका। एक सेकेंड। प्रोकैरियोटिक सेल को किस नाम से जाना जाता है? प्रिमिटिव सेल या आद्य कोशिका। प्रिमिटिव सेल या आद्य कोशिका। प्रिमिटिव सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब कोई कोशिका निर्मित हुई या फिर कोई भी काम शुरू किया जाता है तो वो ठीक ढंग से आपको नहीं आ रहा होता है। आप कोई भी काम करना शुरू करते हैं, जैसे आप खाना बनाना ही शुरू करेंगे। शुरुआत में आपको खाना बनाना अच्छा नहीं आता, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप प्रयास करते जाएंगे तो आप अच्छे शेफ भी बन सकते हैं। या फिर आप सिलाई करना सीखते हैं, सिलाई करने का काम शुरू करते हैं तो आपको सिलाई करना भी पूरी तरह से नहीं आता रहता, लेकिन धीरे धीरे जब आप करते जाते हैं तो आप अच्छे टेलर हो जाते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से जो प्रिमिटिव सेल है, प्रिमिटिव सेल जब कोशिका का निर्माण हुआ था तो कोशिका पूरी तरह से विकसित नहीं रही है। कोशिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं रही, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रिमिटिव सेल या आद्य कोशिका कहा जाता है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे एक कोशिका के स्ट्रक्चर की, तो कोई भी कोशिका जो होती है उसका प्रारूप कैसा होता है, उसकी संरचना कैसी होती है? कोई भी एक, यहाँ पे हम एक सर्कल बना रहे हैं। ठीक। ये मान लेते हैं कि ये कोई बैक्टीरियल सेल है और इस बैक्टीरियल सेल में ये इसकी जो लाइनिंग है, इसके ऊपर की जो लाइनिंग है, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। एक सेकेंड, दूसरा ही बनाते हैं। एक सेकेंड। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई बैक्टीरियल सेल है। ठीक। इस बैक्टीरियल सेल में ये उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी। इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बैक्टीरिया की कोशिका जो होती है उसके ऊपर भी एक कवरिंग पाई जाती है, जिसे सेल वॉल या कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक। और इसके अलावा इसके ऊपर एक कवरिंग और पाई जाती है, जिसे ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जाना जाता है। तो किसी भी बैक्टीरिया, यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका में बैक्टीरिया का अध्ययन कर रहे हैं, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें से जो बैक्टीरिया है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इस बैक्टीरिया में 3 लेयर पाई जाती है। एक कोशिका झिल्ली, दूसरी कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या पाई जा रही है? सेल वॉल, और सबसे ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक। तो ये क्या है? ये ग्लाइकोकैलिक्स है। ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद पाई जा रही सेल वॉल। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती है, प्लस ये एक सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन और किसी अन्य जीव के सेल मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है।
थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे कोई भी बैक्टीरिया नॉर्मल स्थिति में रह रही है उसके सेल मेम्ब्रेन, और कोई बैक्टीरिया काफ़ी हॉट इस प्लेस पे रह रही है जिसे हम थर्मोजेनिक कहेंगे, और कोई बैक्टीरिया बहुत कोल्ड प्लेस पे रह रही है जिसे हम क्रायोजेनिक कहेंगे। तो इन बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में थोड़ा सा अंतर होता है जिससे वो उस स्पेस पर अनुकूल परिस्थिति में रह सके। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया का एक कवरिंग है जिसमें 3 कवरिंग पाई जाती है। अभी बात करेंगे बैक्टीरिया के इनर मेम्ब्रेन की और इस वाले भाग की। तो ये वाला भाग बैक्टीरिया का पूरा भाग जो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर है इसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। अब बैक्टीरिया की जो जेनेटिक मटेरियल होता है, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इसी सेल मेम्ब्रेन में ही स्कैटर्ड होता है। सेल मेम्ब्रेन में ही साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है, ऐसे बिखरा हुआ पाया जाता है। तो ये डीएनए है, डीएनए कैसा डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है। और यहाँ पे जो डीएनए पाया जा रहा है वो नेकेड डीएनए है, नेकेड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड नेकेड डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसमें पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डबल स्टैंडर्ड, नेकेड, सर्कुलर होता है। ठीक, अभी इसकी बात करेंगे तो जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है इसे जीनोफोर या फिर न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, बैक्टीरिया सेल मेम्ब्रेन, इसमें फोल्डिंग पाई जाती है। इस सेल मेम्ब्रेन में क्या होती है, फोल्डिंग होती है कुछ इस तरह से। तो जैसे मान लेते हैं ये कोई बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, इसमें कुछ इस तरह से फोल्डिंग होती है। तो जो ये फोल्डिंग होती है, इस फोल्डिंग को मेसोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेसोसोम कहा जाता है। मेसोसोम का काम क्या होता है? मेसोसोम रिस्पायरेशन में मदद करता है, रिस्पायरेशन में मदद करता है। जिस तरह से यूकैरियोटिक कोशिका में, जिस तरह से ये कोई यूकैरियोटिक कोशिका हो उसमें एक संरचना पाई जाती है जो श्वसन की प्रक्रिया में भाग लेती है, जिसे क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में बाहर की मेम्ब्रेन जो होती है वो काफ़ी स्मूथ होती है, ठीक, लेकिन इनर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी, उसमें बहुत सारी फोल्डिंग पाई जाती है कुछ इस तरह से। जो इसमें फोल्डिंग पाई जा रही है इस पे क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, सरफेस एरिया को क्या करती है? इंक्रीज करती है। अब सरफेस एरिया को इंक्रीज करने से लाभ क्या होता है? अभी जो क्रिस्टी है इसी पे छोटी छोटी संरचनाएं, टेनिस रैकेट जैसी या माचिस तीली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे F1 पार्टिकल कहते हैं। F1 पार्टिकल कहते हैं। तो जब ग्लूकोज हम ग्रहण करते हैं, ग्लूकोज को हम ग्रहण करते हैं, ग्लूकोज के टूटने से हमें एटीपी प्राप्त होती है, और एक ग्लूकोज के टूटने से 38 एटीपी प्राप्त होती है। एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एक तरह का ऊर्जा का सिक्का होता है। एटीपी ऊर्जा का सिक्का होता है, ऊर्जा का सिक्का है। मतलब ग्लूकोज जब हम ग्रहण करते हैं तो उससे जो एटीपी मिलती है
वो ऊर्जा का रूप होती है जिसको हम किसी भी काम को करने में प्रयोग कर सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये वाला भाग जो है इसे मैट्रिक्स कहा जाता है, मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलती है, क्रेब्स साइकिल चलती है। और ये साइकिल ऑक्सीजन की उपस्थिति में चलती है। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और पृथ्वी पर एक सिस्टम चलता है जिसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है, ETS। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहा जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे कहा जाता है। तो इसी जो इनर मेम्ब्रेन होती है, इसी पर बहुत सारे एंजाइम उपस्थित होते हैं, एंजाइम उपस्थित होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया करके ATP उत्पन्न करते हैं, जिसका हम अपने किसी भी कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो जिस प्रकार ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करता है, उसी तरह से मीसोसोम भी श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस, पावर हाउस कहा जाता है। अब इस संरचना में हम देख पा रहे हैं, तो ये वाली संरचना जो है इसे हम क्या कहेंगे, मीसोसोम। क्या है ये? मीसोसोम है। मीसोसोम जो होती है, इसका पहला फंक्शन ये होता है कि ये श्वसन की प्रक्रिया में भाग ले रही है। दूसरे फंक्शन की बात करते हैं तो जैसे दूसरा फंक्शन इसका, अभी कोई बैक्टीरिया है, ठीक, मान लेते हैं कि ये एक कोई बैक्टीरिया है, इसमें इस तरह से फोल्डिंग पाई जा रही है, और इस बैक्टीरिया में ये उसका जेनेटिक मटेरियल है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है। तो बैक्टीरिया का मीसोसोम जो होता है वो उसके जेनेटिक मटेरियल से आके जुड़ जाता है। बैक्टीरिया का मीसोसोम उसके जेनेटिक मटेरियल से आके जुड़ जाता है। कुछ इस तरह से। अभी यहाँ पे फिर उसके बाद ये मीसोसोम दो भागों में बट जाता है, और उसके साथ साथ मीसोसोम जिस तरह से दो भागों में बटता है, उसी तरह से इस बैक्टीरिया का आनुवांशिक पदार्थ भी दो भागों में बट जाता है। डिवीजन की प्रक्रिया कुछ इस तरह से होती है। ये मीसोसोम दो भागों में बट जाता है, और इसके साथ ही साथ इसमें उपस्थित DNA भी दो भागों में बट जाता है। आगे आगे की प्रक्रिया में कुछ ऐसा होता है कि ये बैक्टीरिया जो है वो दो बैक्टीरिया में परिवर्तित हो जाती है। बैक्टीरिया पूरी की पूरी दो बैक्टीरिया में परिवर्तित हो जाती है। और ये प्रक्रिया को हम बाइनरी फिजन कह सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम बाइनरी फिजन फिजन कह सकते हैं। तो बैक्टीरिया जो है ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रही है, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। बैक्टीरिया का मीसोसोम रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। और इसका अगला फंक्शन ये होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन भी करता है, फॉर्मेशन, सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करता है मीसोसोम। तो मीसोसोम का फंक्शन ये हो गया कि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, सेल मेम्ब्रेन बनाता है, और उसके साथ ही साथ ये क्या करता है, रिस्पायरेशन भी करता है। अभी इसी बैक्टीरियल सेल में एक संरचना होती है जिसे हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं।
प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। अभी ये जो प्लाज्मिड होता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल है। क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल है। प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल के नाम से जाना जाता है। अभी एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल क्यों कहा जाता है इसको, तो इस चित्र के माध्यम से हम देख पाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये किसी बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है। यह जो है अपने लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संतानों में नहीं भेजता है। मतलब इसका होना ना होना तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इससे, तो इसीलिए इसको एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मटेरियल कहा जाता है। अभी इसके कार्य की बात करते हैं, इसके प्लाज्मिड के कार्य की बात करते हैं। तो जैसे एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड है और एक कोई ह्यूमन की सेल है, मानते हैं ये किसी मनुष्य का डीएनए है, ठीक। अब इस डीएनए में ये वाला भाग जो होता है वो ऐच्छिक डीएनए है। इतना भाग क्या है? ऐच्छिक डीएनए है। अभी इस ऐच्छिक डीएनए में मतलब हमको मान लेते हैं कि ये हमारा एक ऐसी सेल है और इस सेल का ये वाला भाग क्या करता है? इंसुलिन का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण करता है? इंसुलिन का निर्माण कर रहा है। लेकिन किसी कारणवश उस व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन का निर्माण होना बंद हो गया है, जिसके लिए आर्टिफिशियल तरीके से इंसुलिन का निर्माण करना है। तो इस बैक्टीरियल सेल में हम इस ऐच्छिक डीएनए को प्रवेश करा देंगे कुछ इस तरह से। ये बैक्टीरियल सेल है और इसमें हम ऐच्छिक डीएनए को प्रवेश करा दे रहे हैं। अभी जो यहाँ पे ऐच्छिक डीएनए है, ये ऐच्छिक डीएनए है, तो बैक्टीरिया जैसे जैसे रेप्लिकेट करती जाएगी, बैक्टीरिया क्या करेगी? रेप्लिकेशन की प्रक्रिया करती जाएगी और उसके शरीर से ये इंसुलिन का भी निर्माण होता जाएगा। बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ती जाएगी और जितनी भी बैक्टीरिया बनती जाएंगी वो इंसुलिन का निर्माण करती जाएंगी। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर के रूप में प्रयोग करते हैं। प्लाज्मिड एक वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अभी ये जो इसमें फोल्डिंग पाई जा रही है, इस फोल्डिंग में अगर यहाँ पर क्या हो जाए? क्लोरोफिल भर जाए। जो सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है, इस फोल्डिंग में अगर क्लोरोफिल भर जाए तो इसे कहा जाता है क्रोमैटोफोर। क्या कहा जाएगा? क्रोमैटोफोर। एक सेकंड इसको मिटा देते हैं, जगह हमारे पास नहीं है। तो इसे क्या कहा जाता है? क्रोमैटोफोर। अभी ये जो क्रोमैटोफोर होता है ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में भाग लेता है। अगर किसी भी बैक्टीरिया से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है, इसका मतलब उस बैक्टीरिया में क्या पाया जा रहा है? क्रोमैटोफोर उपस्थित है। सभी बैक्टीरिया जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। सभी बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें क्रोमैटोफोर पाया जाता है। अभी इस चित्र में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसमें हमको काफ़ी चीज़ें रफ करनी है। तो इस चित्र में हम देख पा रहे हैं कि ये सारी संरचनाएं पाई जा रही हैं। इसके अलावा इस बैक्टीरियल सेल में
कुछ पिलाई पाई जाती हैं और फ्लैजेला पाया जाता है, फिम्बरी पाई जाती है, तो उसको भी हम देख ले रहे हैं। इसका एक स्ट्रक्चर मिट गया, एक सेकंड। तो मानते हैं कि ये बैक्टीरियल सेल है। अगर इस बैक्टीरियल सेल में कुछ इस तरह से संरचना देखने को मिल रही है, जगह जगह पे कुछ इस तरह से संरचना देखने को मिल रही है, तो इसे हम पिलाई कहेंगे। क्या कहेंगे? पिलाई कहेंगे। चारों तरफ होती है, हम इतने दूर ही बना रहे हैं, माफ कीजिएगा। इसे फिम्बरी कहेंगे। इस तरह से संरचना जो देखने को मिल रही है, इसे फिम्बरी कहेंगे। ये जो फिम्बरी होती है, फिम्बरी का काम ये होता है कि किसी भी प्लेस से बैक्टीरिया को होल्ड करने, मतलब कोई बैक्टीरिया जो है किसी जगह पर चिपकना चाह रही है, तो फिम्बरी उसको चिपकने में मदद करती है। उसके अलावा बैक्टीरिया में कुछ लंबी संरचनाएं इस तरह से पाई जाती हैं, इस तरह से चारों तरफ पाई जाती हैं। अभी इस संरचना को जो है पिलाई कहा जाता है। तो पिलाई जो होती है, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, ये कोई दूसरी बैक्टीरिया है, ठीक। तो जब बैक्टीरिया यहाँ पर अपने जेनेटिक मटेरियल को पिलाई के माध्यम से ट्रांसफर कर रही है, तो देखने में ऐसा लगता है कि एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इस प्रक्रिया को कॉन्जुगेशन कहेंगे, कॉन्जुगेशन कहेंगे। कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में लगता है देखने पे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें कोई एक बैक्टीरिया दूसरी बैक्टीरिया के शरीर में अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या करती है? ट्रांसफर कर देती है, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर कर देती है। तो इस प्रक्रिया को कॉन्जुगेशन कहा जाता है। फंक्शन, इस प्रक्रिया में भाग कौन लेता है? पिलाई, पिलाई, ठीक। इसके अलावा इस बैक्टीरिया में एक और संरचना पाई जाती है, उस संरचना को फ्लैजेलम कहते हैं, फ्लैजेला कहते हैं। तो जो फ्लैजेला होता है उसमें 3 भाग होते हैं। एक बेसल बॉडी, बेसल बॉडी, दूसरी संरचना इसके अलावा ये उसका हुक, तीसरी संरचना ये क्या है? फिलामेंट है, जिसके द्वारा एक बैक्टीरिया दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। ये फिलामेंट होता है। अभी इसका जो डीएनए है, इस डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया द्वारा क्या बनता है? आरएनए बनता है, और उस आरएनए पर एक संरचना लगी होती है जिसे राइबोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइबोसोम। जब ये राइबोसोम किसी एमआरएनए पे ग्रुप में अरेंज होते हैं तो उसे पॉलीराइबोसोम कहा जाता है, पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। तो आपको बताते चलें, जैसे कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी जीव जो होता है, उसके शरीर में डीएनए बनने की प्रक्रिया जो होती है उसे रेप्लिकेशन कहा जाता है, रेप्लिकेशन कहा जाता है। डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा डीएनए से क्या बन रहा है? एमआरएनए बन रहा है, और प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगी। और इस बैक्टीरिया के शरीर में जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम 70 इस प्रकार का होता है।
किस प्रकार का होता है? 70 इस प्रकार का होता है। अभी हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। वैसे ये बैक्टीरिया का चित्र है, आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें कुछ संरचनाएं हैं जो नहीं दी गई हैं। बैक्टीरिया का एनसीईआरटी अभी हम पढ़ लेते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, जूम करते हैं तो आपको दिखेगा। इसमें लिखा हुआ है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया समजीव जैसे पीपीएलओ में मिलते हैं। तो यहाँ पे माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया जो लिखा हुआ है, हमें लगता है माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया एक ही होते हैं, जिसे पीपीएलओ के नाम से जाना जा रहा है। सामान्यतः ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो क्या होती है? यूकैरियोटिक कोशिका से बहुत छोटी होती है और काफी तेजी से विभाजित होती है। माप का आकार काफी भिन्न होता है। जीवाणु में 4 मूल आकार होते हैं। जैसे अगर ये संरचना पाई जा रही कुछ इस तरह से, तो इसे हम दंडाकार कहेंगे। इस तरह से संरचना पाई जा रही है तो इसे हम फोकस कहेंगे। दंडाकार को बेसिलस, इस संरचना को फोकस। और बैक्टीरिया अगर कामा के आकार की पाई जा रही है, इसे कामा से बैक्टीरिया या फिर विब्रियो बैक्टीरिया कहा जाता है। कुछ बैक्टीरिया स्पाइरल शेप होती हैं कुछ इस तरह से, जिसे सर्पिल बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया के चित्र दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये विषाणु है, ये पीपीएलओ है और ये जीवाणु है। और ये एक यूकैरियोटिक कोशिका है। ठीक, ये कैसी कोशिका है? यूकैरियोटिक कोशिका। आगे इसमें है प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन व आकार कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। जितनी भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनका आकार व संगठन एक जैसा ही होता है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका झिल्ली की घिरी होती है। आगे है केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। केवल माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। बाकी सभी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा होता है। इसमें स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। इसमें कोई भी, अभी आपको हमने बताया कि कोई भी केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। जो डीएनए मटेरियल होता है वो कहाँ पर स्कैटर्ड होता है? वो साइटोप्लाज्म में ही स्कैटर्ड होता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि इसमें जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है वो किसी भी केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ नहीं पाया जा रहा है। आगे है इसमें केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। जीनेमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए, जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनेमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इसमें जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। इन डीएनए वृत्ताकार को प्लाज्मिड कहा जाता है। जो इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मिड कहा जाता है। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट समलक्षणों को कहते हैं, को बताते हैं। किसी भी जीवाणु को जो विशिष्ट समलक्षण होते हैं उसको कौन बताता है? प्लाज्मिड ही बताता है। उनमें से एक प्रतिजीवी को प्रतिरोधी होते हैं। आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए वृंत जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिकों में पाई जाती है। जितने भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। बाकी प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। आगे इसमें लिखा है कि राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक अंगक नहीं पाए जाते। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है, इसीलिए वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। बाकी जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक में कुछ विशेष प्रकार के अंतर्विष्ट मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक की यह विशेषता
कि उसमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है जिसे मेसोसोम कहा जाता है। ये तत्व कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन होते हैं मेसोसोम। जैसे कि मान लेते हैं ये बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है, इसी में कुछ इस तरह से संरचना पाई जाती है जिसे मेसोसोम के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोशिका का आवरण और उसके रूपांतर। तो अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं, विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण होता है। इसमें कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बंद कर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं और बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स, जिसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति, एक जीवद्रव्य झिल्ली। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न है, पर यह तीनों भित्ति मिलकर एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले इसको पढ़ चुके हैं। जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में भिन्नता व ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजक विधि के प्रति विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ग्राम अभिरंजित होते हैं उसे ग्राम धनात्मक, एवं जो अभिरंजित नहीं होते हैं उसे ग्राम ऋणात्मक। तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आगे इसमें दिया गया है कि ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं की रचना एवं मोटाई में भिन्न होती है। अलग अलग जो जीवाणु हैं उनके शरीर में ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, भिन्न होता है। कुछ में यह ढीली आच्छाद होती है जिसके अवपंक वर्त कहते हैं, व दूसरे में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में होती है जो संपुटिका या कैप्सूल कहलाती है। जब ये ग्लाइकोकैलिक्स काफी मोटी हो जाती है तो उसे वह कैप्सूल का रूप ले लेती है जो काफी रेजिस्टेंट होता है। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। किसी भी जीवाणु की कोशिका भित्ति उस कोशिका के आकार को निर्धारित करेगी। यह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है जो जीवाणु को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। माफ कीजिएगा। आगे है जीव द्रव्य झिल्लिका प्रकृति में वर्णात्मक होती है और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखती है। संरचनात्मक अनुसार यह झिल्ली यूकैरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। यह विशेष झिल्ली में संरचना जो जीव द्रव्य झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है उसे मेसोसोम कहते हैं। यह फैलाव पुटिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में होती है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति व इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है। यह श्वसन स्रावी प्रक्रिया जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में सहायता करती है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नीलहरी शैवाल के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्णक प्लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं जिसे क्रोमैटोफोर के नाम से जाना जाता है, हमने पढ़ा है। आगे है जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती हैं। अगर उसमें फ्लैजला पाया जा रहा है तो वो चलायमान होगी, अगर उसमें फ्लैजला नहीं पाया जा रहा है तो वो अचलायमान होगी। यदि यह चलायमान है तो उसकी कोशिका भित्ति से जैसी पतली संरचना मिलती है उसे कसाभिका कहते हैं। यही कसाभिका को फ्लैजला कहा जाता है। जीवाणुओं में कसाभिका की संख्या व विन्यास क्रम भिन्न भिन्न होते हैं। जीवाणु कसाभिका फ्लैजला में 3 भागों में बांटा गया है, तंतु, अंकुश व आधारी, जिसमें हमने बताया कि एक बेसल होता है और एक हुक होता है और एक क्या होता है, फिलामेंट होता है। तंतु कसाभिका का सबसे बाहर का भाग होता है और वह कोशिका के सतह से बाहर की ओर फैला होता है। जीवाणु की सतह पर पाई जाने वाली संरचनात्मक रोम व झालर उसकी गति में सहायता नहीं करती है। रोम लंबी नलिकाकार रचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। झालर लघु
शुक्र जैसी तंत्र संरचना होती है जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनकी पानी की धारा में पाई जाने वाली चट्टानों व पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायक होती है। इसी को फिम्बरी का नाम दिया गया। अभी थोड़ा सा और है, 2 लाइन। जीवाणुओं की सतह पर पाई जाने वाली संरचना को रोम या झालर उसकी गति सहायता नहीं करती है। रोम लंबी नलिकाकार रचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। झालर लघुकुश जैसी तंत्र संरचना होती है। ये अच्छा वो रिपीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।